भारत के इतिहास की इस सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास का काल विभाजन और प्रागैतिहासिक इतिहास काल। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे कुछ सेक्शंस में बांटा है। पहले सेक्शन में हम जानेंगे इतिहास की परिभाषा, उसके जनक और ऐसे विभिन्न पुस्तकों के बारे में जो शुरुआती इतिहास में लिखी गई और जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सेक्शन में हम इतिहास के वर्गीकरण को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण को। फिर हम देखेंगे उन पुरातत्ववेत्ताओं की सूची जिसने भारत के प्राचीन इतिहास को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनसे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि इसे समझे बिना प्रागैतिहासिक काल को समझना मुश्किल है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन किया गया था वो पाषाण उपकरणों की प्रकृति के आधार पर किया गया था। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि कितने प्रकार के पाषाण उपकरणों का उपयोग आदि मानवों ने किया था और कब कब किया था। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। फिर हम प्रागैतिहासिक काल को जिन और कालखंडों में विभाजित किया गया है उसे टेबल के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण खोजें जो इस कालक्रम में हुई थी। उसके बाद आते हैं वे स्थल जहाँ से पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों को हम टेबल और मैप के माध्यम से समझेंगे। अंत में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हमारे पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे इतिहास की परिभाषा, जो यह कहती है कि अतीत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अर्थात इतिहास में हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? तो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब हम जानते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। 500 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था हेरोडोटस। वह यूनानी था। उसकी लेखन शैली काफ़ी अच्छी थी। तो उसने क्या किया? उसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीस और फारस के बीच हुई घटनाओं और युद्धों का दस्तावेजीकरण किया और इसे नाम दिया हिस्टोरिका। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास की घटना का दस्तावेजीकरण किया, वो भी क्रमबद्ध रूप से। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। तो परीक्षा में आपको दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न ये देखने को मिलेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, और दूसरा ये कि हिस्टोरिका की रचना किसने की थी। अब हम देखेंगे कुछ प्राचीन पुस्तकों के बारे में जो इतिहास में लिखी गई और जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोगों ने टेबल से पढ़ लिया है कि इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, और उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसके बाद अगला नाम आता है प्लिनी का, जिन्होंने बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। यह बुक उन्होंने पहली सदी में लिखी थी और इसमें भारत के पशु, पौधे और खनिजों का वर्णन है। भारत से संबंध होने के कारण इसलिए अक्सर ये पुस्तक और उसके लेखक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि प्लिनी एक बुक लिखने का प्लान कर रहा था हिस्ट्री में, और वह बस प्लान करता ही रह गया और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिख दी और बन गया इतिहास का पिता। अब प्लिनी का हो गया प्लान फेल, तो प्लिनी का चढ़ा पारा, और अपने पारे को ठंडा करने के लिए प्लिनी आया भारत के जंगलों में, और इस नेचुरल वातावरण में उसने भारत के पशु, पौधे और खनिजों को जाना और उन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। अब अगले लेखक हैं हमारे टालेमी, भी एक यूनानी खगोलविद और भूगोलवेत्ता था। इसने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफी। टालेमी का जो सिद्धांत है वह एक भूकेंद्रित सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और ब्रह्मांड में सब कुछ जटिल पैटर्न में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अलावा टालेमी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया और उस मानचित्र में 8000 स्थानों के अक्षांश और देशांतर को डिग्री में दर्ज किए। अब हमें कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम ये याद कर सकें कि टालेमी ने ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया की रचना की। इसे याद करने के लिए हम टालेमी का एक इमेज देखते हैं जिसमें वो पृथ्वी को सेंटर में रखकर शेष ब्रह्मांड को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहे हैं। तो कोई भी आदमी उसे कुछ काम देता था तो वो उसे टाल देता था, ये कहकर कि अभी मैं खोज कर रहा हूँ। तो टालने से याद हुआ टालेमी और ग्लोब से याद हुआ ज्योग्राफी। अगला सबसे फेमस बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसे किसने लिखा किसी को नहीं पता, पर यह बुक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। इस बुक में
रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच में समुद्री व्यापार का वर्णन किया गया है। इससे इसमें भारत की बंदरगाहों, भारत की भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं की भी जानकारी मिलती है। तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा हेरोडोट्स की हिस्टोरिका, और उसे कहा जाता है इतिहास का पिता, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, टालेमी की जियोग्राफी, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लेखक हैं अज्ञात। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि इसकी रचना किसने की थी, तो उत्तर है अज्ञात। इसमें आया है सी। सी मतलब होता है समुद्र, इसलिए हमें भारत की व्यापारिक वस्तुओं की इसमें जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे इतिहास के काल विभाजन को। भारत के इतिहास का जो काल विभाजन है वह लिपि या लेखन कला के उद्भव और विकास के आधार पर किया गया है। तो लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला वो काल होगा जिसमें लिपि का उद्भव नहीं हुआ था। दूसरा वह काल है जिसमें लिपि का उद्भव तो हो गया था, पर राइटिंग ऐसी थी कि हम उसे समझ न पाए। और तीसरा है लिपि के उद्भव के बाद का वह काल जो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो लिपि के उद्भव के पूर्व के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिपि का उद्भव नहीं होने के कारण इस काल के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, और इस काल को समझने के जो भी स्रोत हमारे पास हैं वो हैं केवल पुरातात्विक साक्ष्य। तो इस टाइम पीरियड में हम रखते हैं पाषाण काल को, क्योंकि ये वह काल था जब मानव खानाबदोश जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था, पत्थरों के औजार बनाता था, उससे शिकार करता था, आग जलाने के लिए चकमक पत्थरों का उपयोग करता था। पूरी जीविका उनकी पत्थरों के इर्द गिर्द थी। लिखना जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल चित्र बनाए। अगला स्टेज है हमारा आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया था, पर वो ऐसे निकली जो हमारी समझ से परे हैं। अर्थात इस काल के लिखित व पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, परंतु परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखते हैं। सर, तो हमें ये बताइए कि वैदिक काल से संबंधित पुस्तकों को तो हम अभी भी पढ़ते हैं, फिर वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वैदिक संस्कृति थी वह मौखिक परंपरा पर आधारित थी। वैदिक काल में जिन वेदों का प्रचार प्रसार किया गया वह श्रुति के रूप में किया गया, मौखिक रूप से किया गया। वैदिक काल में मौखिक रूप से शास्त्रों को याद करना और उनका उच्चारण करना एक परंपरा थी, इसलिए इसे उस टाइम पीरियड में लिपि के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। बाकी वैदिक पुस्तकें जो लिखी गई वो बाद में लिखी गई, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल में, जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, और साहित्यिक साक्ष्यों को हम समझ भी सकते हैं। सर, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरे और भवन। और साहित्यिक साक्ष्य में साहित्यिक साक्ष्य को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है नेटिव इंडियंस और दूसरा होता है फॉरेनर्स। मतलब एक है भारतीय साहित्य जो भारत में लिखा गया, और दूसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। इतिहास के स्रोत के बारे में हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से बाद में पढ़ेंगे। इतिहास के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं अपने प्रागैतिहासिक काल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण। प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल वह टाइम पीरियड है जब मानव पत्थरों का उपयोग करता था, और ताम्रपाषाण काल वह टाइम पीरियड है जिसमें मानव पत्थरों के साथ धातु का भी उपयोग करता था, और पहली धातु थी हमारी तांबा। अब पाषाण काल को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। सर, तो पाषाण काल का 3 भागों में विभाजन क्यों किया गया? जैसा कि हमने पहले देखा है कि इतिहास का वर्गीकरण लिपि के आधार पर किया गया है, उसी प्रकार पाषाण काल का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। पहला है जलवायु में परिवर्तन और दूसरा है पत्थर के औजारों का उपयोग। तो हम समझते हैं पहला पार्ट, जलवायु में परिवर्तन। होता यह है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी, जिसे हम हिम युग के नाम से जानते हैं। इसे ही अभिनूतन काल या प्लेस्टोसिन युग भी कहते हैं। तो हिम युग में जो घटनाएं घटी उसे हम पूरा पाषाण काल की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद एक समय आता है जब बर्फ धीरे धीरे छटने लगी और जमीन पर घास उगने लगे। इस समय को होलोसीन युग या नूतनतम युग कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो घटनाएं घटी उसे हम मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल की कैटेगरी में रखते हैं। पुरापाषाण काल में मानव खाना बदोश जिंदगी जीता था, कंदराओं और पर्वतों में रहता था, शिकार उसकी आजीविका थी। और नवपाषाण काल वह टाइम पीरियड है जब मानव ने खेती करना जान लिया था, और खेती जब कर रहे हैं तो साथ में स्थायी आवास भी आवश्यक है। तो इस पीरियड में मानव ने स्थायी आवास में रहना प्रारंभ कर दिया था। कृषि उपज को घर तक लाने के लिए पहिए की खोज की गई, साथ में पशुपालन की भी शुरुआत हुई। अब इस कृषि उपज को पकाने के लिए इंसान को आग और मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी। आग का विधिवत उपयोग करना इंसान ने सीखा और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, साथ ही उसे कपड़े बुनने की कला भी उसने सीखी। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हिमयुग के बाद जब बर्फ छटा तो अचानक से ही होलोसीन युग में मानव ने स्थायी आवास, कृषि, पशुपालन, आग का उपयोग, बुनने की कला और मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया होगा। बीच में एक टाइम पीरियड रहा होगा। इसी टाइम पीरियड को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, जो एक संक्रमणकालीन स्टेज है या ट्रांजिशनल पीरियड है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिमयुग में पुरापाषाण काल को रखा जाता है और मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल को होलोसीन युग में रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल को 3 और कैटेगरीज में बांटा गया है, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है विश्व के इतिहास में। तो इसे हम निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटते हैं। सर, तो इस समय तो जलवायु एक ही थी, हिमयुग चल रहा था, फिर हमने पूरा पाषाण काल को 3 और सब कैटेगरीज में क्यों बांटा? तो पुरापाषाण काल को 3 सब कैटेगरीज में बांटने का कारण है पाषाण उपकरणों का प्रकार और उनका प्रयोग। अब हम प्रागैतिहासिक कालीन विभिन्न चरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। होता यह है कि पृथ्वी के निर्माण के उपरांत काफी लंबे समय तक पृथ्वी की सतह बर्फ से आच्छादित रही। उस टाइम पीरियड को हम हिमयुग, अभिन्यूतन काल या प्लेस्टोसीन युग के नाम से जानते हैं। उस समय जो जानवर होते थे उनका आकार काफी बड़ा होता था और ये बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। जब प्रारंभिक मानव को बड़ी भूख लगी और उन्होंने जानवरों को शिकार करते देखा, तब प्रारंभिक मानव को समझ में आया कि पेट भरने के लिए शिकार करना होता है। पर आदि मानव ने ये देखा कि जानवरों के पास प्राकृतिक रूप से नुकीले नाखून या दांत होते हैं जो उनकी शिकार में सहायता करते हैं, परंतु मानव के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। चूंकि मानव की आजीविका पूरी तरह शिकार पर निर्भर थी, इसलिए उसने नुकीले और धारदार हथियार बनाने का सोचा और उसे इस काम के लिए सबसे उपयुक्त टूल दिखा, वो था पत्थर। तो मानव ने प्रारंभ किया पत्थर के औजार बनाना। पुरापाषाण काल की भी 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है निम्न पुरापाषाण काल। भारत में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित 2 संस्कृतियां मिलती हैं। पहली संस्कृति है सोहन घाटी, जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है। वहीं दूसरी संस्कृति फली फूली तमिलनाडु में। तो सोहन नदी घाटी के समीप जो संस्कृति फली फूली, उसे हम चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर या गंडासा खंडक बटिकासु संस्कृति कहते हैं। चूंकि यह संस्कृति सोहन नदी के आसपास अस्तित्व में रही, इसलिए यह सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज D.N. वाडिया ने की थी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि चॉपर चॉपिंग कल्चर की खोज किसने की थी, तो उसका सही उत्तर है D.N. वाडिया। याद करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि एक व्यक्ति था जो ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान करके पंजाब के इलाके में घूमने गया था और सोहन नदी के किनारे बैठकर जब वह नदी में पत्थर मार रहा था, तब पत्थरों के बीच उसे पाषाण उपकरण मिले। अगली संस्कृति जो चेन्नई के मद्रास के आसपास मिलती है, उसे हस्तकुठार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एक भूगर्भिक शास्त्री था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। उसने मद्रास के समीप पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उसके बाद उसके दोस्त ने दूसरा हैंड एक्स अतिरम पक्कम से प्राप्त किया। चूंकि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, इसलिए उन्हें भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक या जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि गंडासा खंडक बटिकासु संस्कृति है क्या, जिसे चॉपर चॉपिंग पीपल कल्चर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पत्थर के वे टुकड़े
जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, उसे हम पेबल या वर्टिकास्म कहते हैं। इनका आकार गोल मटोल होता है। इसका उपयोग आदिमानव हथौड़े की तरह किया करते थे। वहीं आप बीच में देख रहे हैं एक पत्थर का टुकड़ा जिसे कंडासा या चॉपर कहा जाता है। इसे पेबल को बीच से ऐसे काट कर बनाया जाता है जिससे एक तरफा धार हो। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम पेबल के दोनों किनारों को छील दें और छिलकर उसमें धार बना दें तो यह खंडक या चॉपिंग कहलाता है। तो इन पत्थरों के औजारों का उपयोग सोहन संस्कृति के आदि मानव के द्वारा पूरा पाषाण काल में किया गया। अब हम देखते हैं मद्रास संस्कृति या हस्त कुठार संस्कृति को, जिसे हैंड एक्स कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पल्लवरम में पहली बार पाषाण उपकरण खोजे गए। रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम ऐसे याद करेंगे कि आदि मानव ब्रश करने के बाद ही फ्रूट खाते थे। हम देखते हैं कि जो हस्त कुठार हैं उनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों को तराश कर किया गया है। इस संस्कृति में हस्त कुठार के अलावा क्लीवर भी बनाए गए। हस्त कुठार को ही हैंड एक्स या हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी कहा जाता है। तो भारत और विश्व के इतिहास में दो प्रकार के हस्त कुठार मिलते हैं। पहला है एबी बेली और दूसरा है एसुली। एबी बेली हस्त कुठार है जो लंबा चौड़ा भारी भरकम और अनगढ़ होता है। यह प्रायः बेडोल होता है। वहीं एसुली हस्त कुठार काफ़ी छोटा और सुडौल होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। हस्त कुठार संस्कृति में एक और उपकरण हमें मिलता है जिसे कहा जाता है क्लीवर। आप देख सकते हैं कि क्लीवर क्या होता है। क्लीवर का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। और नीचे दिख रहा है आपको क्वार्टजाइट पत्थर। तो अब देखते हैं कि इस युग में सबसे प्रसिद्ध खोजें क्या क्या हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हिम युग में बड़े पशु पक्षी मिलते थे। तो भारत में मिला है पूरा पाषाणकालीन शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसके ऊपर कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो परीक्षा में जब पूछा जाता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा किस काल से संबंधित है, तो सही उत्तर है निम्न पूरा पाषाण काल। और निम्न पूरा पाषाण काल में ही जब मानव पत्थरों के हथियार बनाने के लिए उसे टकरा रहा था, तब आग की खोज हुई। अर्थात आग की खोज संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से। चूंकि बड़े जानवरों को अकेले मारना आसान नहीं था और मारने के बाद अकेले खाना भी आसान नहीं था, इसलिए आदि मानव समूह बनाकर अपने औजार बनाते थे और समूह बनाकर शिकार करते थे और समूह बनाकर ही भोजन का संग्रह करते थे। अब आ जाता है पूरा पाषाण काल का अगला स्टेज, जो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं थी। पहला, पत्थर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल में परिवर्तन, अर्थात क्वार्टजाइट के साथ साथ इस काल में जैस्पर और चर्ट के भी पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया गया। क्वार्टजाइट, जैस्पर, चर्ट। इस काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पाषाण उपकरणों में बदलाव। इस काल में आदि मानव के द्वारा पत्थरों को काटकर उससे कोर और फ्लैक बनाया गया। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फ्लैक से बनते थे छेदनी और थे खुरचनी या स्क्रैपर। अब हम आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल के औजारों की दो प्रमुख विशेषताएं रही। पहला, इस काल में हड्डी से बने उपकरणों की भूमिका रही और दूसरा, इस काल में छेनी के समान लंबे और स्थूल फलक वाले ब्लेड उपकरणों का निर्माण किया गया। छेनी को हिंदी में दक्षिणी और अंग्रेजी में चिसल कहा जाता है। हड्डी से इंसानों ने हार्पून बनाया जो मछली पकड़ने के काम आता है। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं रही। पहला, होमोसेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव का विकास और दूसरा, गुफा चित्रकारी का प्रारंभ, जैसे कि भीमबेटका की चित्रकारी। और इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों कलाओं का विकास हुआ। बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाला में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल से संबंधित है। अब हम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित स्थलों को देखते हैं। निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल, ये है हमारा प्यारा भारत। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआती मानव जीवन नदी तट पर फली फूली। तो भारत में ऐसे 3 नदी घाटियां हैं जिनके किनारे पाषाण संस्कृति फली फूली, जिसमें पहला है सोहन घाटी, दूसरा है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी
और सिंगरौली बेसिन। एमपी का नर्मदा घाटी। ये 4 नदी घाटियां हमें निम्न पुरापाषाणकालीन स्थलों में याद रखनी है। सोहन घाटी के किनारे हैं हमारे भारत के 2 राज्य, पहला है कश्मीर और दूसरा है पंजाब। तो यहाँ से भी निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था और उनके मित्र ने अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया था। यहीं पर है बदमदुरै और वोडियाम की गुफाएं। और साइड में अगर आप कर्नाटक में देखें तो आता है हुंसगी या हुंसकागी। हुंसगी के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हुंसगी कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर है कर्नाटक। हुंसगी कौन से काल का स्थल है, तो सही उत्तर है निम्न पुरापाषाण कालीन। तो इसे याद करने के लिए हम एक बेंडिंग रोड बना देते हैं। अब हम आते हैं अपने मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल में, जिसमें हमारे पास है 3 संलग्न राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फलक संस्कृति के जो औजार हैं वे हमें इन 3 स्थलों से मिले हैं, जिसमें राजस्थान का पहला आता है डिडवाना। डिडवाना को हम डालिया के डंडे से याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे फेमस स्पॉट है हथनोरा, जहाँ से पाषाणकालीन मानव के जीवाश्म मिले हैं। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पाषाणकालीन मानव जीवाश्म कहाँ से मिले हैं, तो सही उत्तर है हथनोरा या नर्मदा घाटी। तो हथनोरा को हम याद करेंगे हाथ के पंजे से, क्योंकि डिडवाना के डांडिया के डंडे को हाथ से ही पकड़कर खेला जाएगा। और खेला कहाँ जाएगा, तो भीमबेटका की गुफा में। और भीमबेटका में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो एक ऑप्शन होता है भोपाल, जबकि भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दूर अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में स्थित है। फिर हम आते हैं अपने महाराष्ट्र में, जहाँ मिलता है हमें नेवासा और चिरके। नेवासा को हम याद करेंगे कि भीमबेटका में निवास करता था नेवलाहा। अब हम देखते हैं उच्च पुरापाषाणकालीन स्थलों को। उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल में सबसे पहले आता है हमारा गुजरात का विसदी। इसे हम ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि एक सिंह था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वह विषाद में था। इससे हमें याद हुआ गुजरात का विसदी। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर। तो सिंह की समस्या को दूर करने के लिए एक राजस्थान के बूढ़े ने उसे पुष्प दिया, सुनहरा पुष्प। ये सुनहरा पुष्प सोन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से होते हुए पहुंचते हैं सिंह भूमि झारखंड। तो वो झारखंडी सिंह देखता है कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में बपुरी बाघिन राम राम रटते हुए जोग में मगन है। उसके जोग का मिलता है उसे इनाम और वह विवाह के लिए पड़ जाती है। फिर वे दोनों करनूल की गुफाओं में आंध्र प्रदेश जाकर शादी करते हैं, जिसका शोर कर्नाटक में हो जाता है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के आते आते बर्फ पिघल चुकी थी और हिम युग से हम आ चुके थे होलोसीन या नूतनतम युग में। बर्फ पिघलने के कारण मौसम शुष्क हो गया था। चारागाहों में घासें लंबी हो गई थी। पशु पक्षी आकार में छोटे एवं फुर्तीले हो गए थे, जिनका प्राचीन हथियारों से शिकार कर पाना संभव नहीं था। इसलिए इस काल में दूर से फेंक कर मारे जाने वाले हथियारों का विकास हुआ। इसके लिए लघु आकार के पत्थर के औजार बनाए गए, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। हिंदी में इसे हम सूक्ष्म पाषाण के नाम से जानते हैं। तो इन छोटे नुकीले पत्थरों को लकड़ियों या हड्डियों में लगाकर तीर कमान या धनुष बाण बनाया जाता था। इस काल के जो औजार हमें मिले हैं उसमें नुकीले क्रोड, त्रिकोण ब्लेड और नवचंद्राकार आदि आकार के हथियार मिले हैं। इस काल में माइक्रोलिथिक उपकरणों के साथ साथ एक और विशेषता रही कि मनुष्य अब शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी बन गया था। और भारत के इतिहास में पशुपालन के प्राथमिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं, जिसमें प्रमुख स्थल हमें 3 राज्यों से मिलेंगे। पहला है हमारा राजस्थान, जहां आता है बागौर, जहां पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। अगला है हमारा आदमगढ़, जो आता है मध्य प्रदेश में। इसे याद करने का ट्रिक बगल में दिया हुआ है। पशुपालन के साथ साथ मानव के स्थायी निवास के प्रारंभिक संकेत हमें इस काल में मिलते हैं, जिसमें यूपी से हमें 4 स्थल मिलते हैं। पहला है सराय नहर राय, जहाँ से हमें युगल समाधान मिला है, अर्थात 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफन किया गया है। दूसरा है हमारा महदहा, जहाँ से हमें हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हैं। इसे हम याद करने के लिए याद करेंगे मही और दही से, जिसे हम हड्डी से मिक्स कर रहे हैं। अगला आता है हमारा दमदमा, जहाँ से एक ही समाधान में
3 मानव कंकाल मिले हैं। फिर हम देखेंगे लेखहिया, जो विंध्य क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र को हाईलाइट इसलिए किया गया है कि विंध्य क्षेत्र एमपी में आता है, लेकिन लेखहिया यूपी में आता है। और इन सभी स्थलों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि युगल समाधान कहाँ से मिला है, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं, 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो वो 2 जगह हैं, बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। अब हम आते हैं एडवांस स्टेज में, जो है हमारा नवपाषाण काल। ये काल भी होलोसीन युग में ही था। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये रही कि मानव खाद्य संग्राहक के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बन गया था, अर्थात उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। खेती करने के लिए उसने स्थिर और स्थायी आवास बनाया, पहिए की खोज की और कृषि उत्पादों को खेत से घर तक लाया। आग का विधिवत उपयोग करना सीखा और मिट्टी के बर्तन बनाए, जिससे उसने भोजन पकाया। साथ ही मानव ने सीखा कपड़े की बुनाई करना। और इस काल के औजारों की सबसे खास विशेषता रही कि वे पॉलिश्ड होते थे, इसलिए इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थरों को घिस कर औजार बनाना इस काल की विशेषता थी। इस काल में हमें हथौड़ा, छेनी, बसुली, कुल्हाड़ी, कुदाल आदि मिले हैं। इस काल के प्रमुख स्थलों की अगर हम सूची देखें तो सबसे पहले हम आते हैं मेहरगढ़ में, जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। वहाँ हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ सबसे पहले जौ की खेती की गई थी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम जिस अनाज का उत्पादन करना सीखा था वो कौन सा था। तो सही उत्तर है जौ। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक्चुअल में चावल की भूसी मिली है। वहीं अगर कोल्डी हवा और लहुरा देव में से कोई दोनों ऑप्शन दिया हो तो लहुरा देव को हमको चूज करना है, क्योंकि लहुरा देव कोल्डी हवा से प्राचीन है। तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ को लेना है, अगर नहीं है तो लहुरा देव को, अगर लहुरा देव भी नहीं है तो कोल्डी हवा को। अब हम आते हैं हमारे प्यारे कश्मीर में। कश्मीर में हमें 2 स्पॉट मिलते हैं। पहला है बुर्जहोम। बुर्जहोम 2 कारणों से फेमस है। पहला है गर्त आवास, वहाँ जमीन के अंदर गड्ढे में आवास बना हुआ मिला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके साथ ही हमें एक वहाँ समाधान भी मिला है, जहाँ पर कुत्ते को भी मालिक के साथ दफनाया गया है। यह पहला मौका था जब हमें इस प्रकार का कल्चर देखने को मिला है। बुर्जहोम के ही पास में कश्मीर में है गुफा कराल। बिहार का सबसे फेमस स्पॉट है चिरांत, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि चिरांत कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है बिहार। यहाँ हड्डी से बने औजार मिले हैं। असम की बात करें तो वहाँ मिलेगा हमें सारू तारू। आंध्र प्रदेश में उतनूर, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, कर्नाटक में पिकलीहाल, हल्लूर, मस्की और संगनकल्लू। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पिकलीहल और उतनूर कौन से काल के स्थल हैं। तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। पिकलीहल स्थित है हमारे कर्नाटक में और उतनूर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऊ से अ। परीक्षा में एक और सवाल पूछा जाता है कि नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो उसका सही उत्तर है जॉन लुबाक ने 1865 में। अब हम याद करने की कोशिश करेंगे उस अवधि को जिसमें ये घटनाएं घटी। तो पूरा पाषाण काल है वह प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था। मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक का समय था। और नवपाषाण काल 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक का समय था। अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स देखने को मिलेंगे, पर मेंस में लिखने के लिए हमें किसी एक को भी मानना होगा और हमने इसे माना है। 10,000, 7,000 और 2,500। वहीं अगर आप निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को देखें तो ये अवधि प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक, बीच में आएगा आपका 40,000 और 10,000 तो हमने याद कर ही लिया है। तो 1,00,000, 40,000, 10,000 और इधर आता है 7,000 और 2,500। अब हम देखते हैं उन पुरातत्ववेत्ताओं की सूची जिन्होंने भारत के इतिहास को
उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो एक ब्रिटिश इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। 1881 में जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, तो इन्हें पहला निदेशक बनाया गया। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ शास्त्रीय और पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने 1863 में भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। इसलिए इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक या जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत के तमिलनाडु के पल्लवरम में पहला हैंड एक्स मिला। दूसरा हैंड एक्स इनके मित्र को अतिरम पक्कम से मिला। पत्थर के हैंड एक्स मौजूद तो थे, पर लोग इसे समझ नहीं पाए थे कि ये पाषाणकालीन है। तो परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, क्या वे पुरातत्ववेत्ता थे या भूगर्भ शास्त्री थे? तो सही उत्तर है दोनों थे। अब हम आते हैं जैकसन थॉमसन में। वे जब कोपेनहेगन के संग्रहालय में गए, तो वहाँ बहुत सी पुरातात्विक पत्थर, कांस्य और लोहे से बने उपकरण रखे हुए थे। उसे देखकर उन्होंने ही पहली बार इसे 3 आयु प्रणाली में विभाजित किया: पाषाण संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति और लौह युगीन संस्कृति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले आते हैं हमारे जॉन लुबाक, जो नवपाषाण कालीन से संबंधित है। इन्होंने ही 1865 में नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था। उसके बाद आते हैं हमारे भीमबेटका के खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर। इन्होंने ही 1957-58 में उजागर किया कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध पाषाण काल से है। परीक्षा में विष्णु श्रीधर न देकर वी.एस. वाकणकर भी दे देता है। अब आते हैं हमारे अरुण ढोलकिया, जिन्हें नर्मदा घाटी के हथनोरा से मध्य पूरा पाषाणकालीन मानव के जीवाश्म प्राप्त किए थे। उसके बाद ताम्रपाषाणकालीन खोज करते हैं हमारे एच.डी. सांकलिया, जिन्होंने महाराष्ट्र के नौदा टोली से चित्रित काले मृदभांड प्राप्त किया था। फिर नाम आता है हमारे डी.एन. वाडिया का, जिन्होंने निम्न पूरा पाषाणकालीन चौपर चैपिंग की खोज की थी। अगला नाम आता है हमारे सी.एल. कालाइल का, जिन्होंने भारत के विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, माइक्रोलिथिक। अब हम फ्लो चार्ट में इन्हें समझते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में विभाजन किया था जैकसन थॉमसन ने। प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। चौपर चॉपिंग कल्चर की खोज की थी डी.एन. वाडिया ने। नर्मदा घाटी के हथनोरा में मध्यपूरा पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त किया था अरुण ढोलकिया ने। भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण औजार खोजा है सबसे पहले सी.एल. कालाइल ने। और नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है सर जॉन लुबाक ने। अब ताम्रपाषाणकालीन खोज करता है नौदा टोली से एच.डी. सांकलिया। अब हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स से वनडे एग्जाम्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इतिहास। इतिहास से ये प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो सही उत्तर है व्यापार और वाणिज्य। अब हम देखते हैं कि इतिहास के वर्गीकरण से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उस काल को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि लेखन कला के प्रचलन के बाद पूछा गया है और लेख पढ़े नहीं जा सके हैं कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है? तो सेम आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। अब हम देखते हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, वे
क्या थे? तो इसका सही उत्तर है भूवैज्ञानी प्लस पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो सही उत्तर है थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है जॉन लुबार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन मानव संग्रहालय के बारे में पूछा गया है जो भोपाल में स्थित है। अब हम देखेंगे पाषाण काल को। पहला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो सही उत्तर है पूरा पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? सही उत्तर है 3 चरण हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आरंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है कि इतिहास के आरंभिक काल को इसमें से क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? इसका भी उत्तर है पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। इसलिए हमने इसे 3 भाग में बांटा था। अब आ जाते हैं हम पूरा पाषाण काल के डिटेलिंग्स में। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित पहला प्रश्न है कि पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चाहे इसमें पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछे या जीविका का मुख्य आधार पूछे, चाहे मनोरंजन का साधन पूछे, सबका उत्तर होगा शिकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिकारी संग्रहकर्ता लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? तो सही उत्तर है इसका भोजन और पानी की तलाश में। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पत्थर के औजार किस काल में सबसे पहले बनाए गए थे? सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में मानव ने आग का आविष्कार किया था? सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल में पाई गई थी? तो सही उत्तर है हथनोरा। अगला यही पर पूछ देता है कि किस स्थल में मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालिक औजारों के साथ साथ मिलते हैं? तो सही उत्तर है हथनोरा। यहीं पे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ या मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सही उत्तर है नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी वो क्षेत्र है जहां आपको पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन तीनों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला वाला स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो सही उत्तर है हस्तकुठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कुल्हाड़ी मिला था पल्लवरम में, उसके बाद अतिरंपक्कम में। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पुरा पाषाणकालीन स्थल पर एस्चुलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह का समुच्चय कहाँ से मिला है? तो एस्चुलियन औजार मतलब कि हस्तकुठार प्लस पशुपात चिन्ह कहाँ से मिला है? अतिरंपक्कम से। अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? सही उत्तर है पल्लवरम। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं? तो सही उत्तर है क्वार्ट्ज या क्वार्ट्जाइट। अगला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत शिशु का बाल पाया गया है? तो सही उत्तर है इसका ओडई। तो अगर होमो इरेक्टस या पहले मानव का जीवाश्म पूछा जाए तो सही उत्तर होगा हथनोरा या नर्मदा घाटी। और अगर शिशु कपाल का जीवाश्म पूछा जाए तो सही उत्तर होगा ओडई। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब माना जाता है? तो आधुनिक मनुष्य मतलब होता है होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस पाए जाते थे उच्च पूरा पाषाण काल के समय में, और उच्च पूरा पाषाण काल का समय आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का है। अब हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें एक ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? तो सही उत्तर है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में।
पहला क्वेश्चन पूछता है कि मध्य पाषाण युग की काल अवधि कब से कब तक की मानी जाती है? तो सही उत्तर है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोलीथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था, वह क्या था? तो ये था पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म पाषाणों का प्राथमिक कार्य क्या था? तो इन सूक्ष्म पाषाणों या माइक्रोलीथ को भाले, हंसिया और तीर कमान जैसे दूर से फेंक कर मारे जाने वाले हथियारों में लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो एक होगा हमारा राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बागौर और आदमगढ़। अगला क्वेश्चन पूछता है कि दमदमा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाषाण युग में किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? सही उत्तर है कुत्ता। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है दमदमा। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है महदहा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विंध्य के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है एकहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है सराय नाहर राय। अब हम आ जाते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पहला है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? सही उत्तर है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अनाजों की खेती किस काल में प्रारंभ हुई? या किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ? या मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना? तो सबका उत्तर है नवपाषाण काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज कौन सा था? सही उत्तर है जौ। अब दक्षिण भारत में बाजरा की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हल्लूर में। और भारत में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ में। भारत में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो सबसे प्राचीन है, जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पुराना स्थल है लहुरादेव, जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और लहुरादेव में खेती प्रारंभ की गई थी 8 से 9,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद आता है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं है। तो यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, वो था 7,000 ईसा पूर्व में। तो लहुरादेव के बाद आता है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के बाद आता है कोल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये है 6,500 ईसा पूर्व का। तो अगर लहुरादेव होगा तो वो पहले आएगा, नहीं होगा तो मेहरगढ़ आएगा, वो भी नहीं होगा तो कोल्डी हवा आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के इतिहास में चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है भारत। कि एमबीपीएससी का क्वेश्चन है। तो मेहरगढ़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? या पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष किस पूरा स्थल से मिलते हैं? या इनमें से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सभी का उत्तर होगा मेहरगढ़। कुल्डी हवा के बारे में पूछा जाता है कि किस राज्य में है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल निम्न में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? और ऑप्शन में न तो लहुरादेव होगा और न ही होगा कुल्डी हवा, और तो सही उत्तर है हमारा विंध्य के उत्तर में। अब पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सिल्ट क्या है? तो सिल्ट एक उपकरण है जो नवपाषाण कालीन है। चिरान के बारे में पूछा जाता है जो बिहार में है, कि यह किस संस्कृति से संबंधित है? तो सही उत्तर है नवपाषाण कालीन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राख का टीला कहाँ मिला था? तो सही उत्तर होगा संगनकल्लू। अब सवाल पूछा जाता है कि बेलन घाटी से किस काल के अवशेष पाए गए हैं? तो बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों युग के अवशेष पाए गए हैं। सेम चीज आपको नर्मदा घाटी में भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बुर्ज होम से। बुर्ज होम के बारे में पूछा जाता है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? या पूछा जाएगा कि जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियाँ जाती हैं, या ऐसा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम किस राज्य में है पूछा जाएगा? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सवाधान में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, ऐसा स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर है
बुरजहों। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पिकली हाल और उतनूर किस काल के स्थल हैं? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। अब हम देखते हैं कि भीमबेटका से अभी तक के परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका की गुफा कौन से राज्य में है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किस जिले में है? तो ऑप्शन में भोपाल रहेगा, लेकिन भोपाल में भीमबेटका नहीं है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर अब्दुल्ला रायसीन नाम के जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल किस चीज के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है प्रागैतिहासिक कालीन चट्टान आश्रय के लिए और अपने चित्रकारी के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफा शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी? तो 1957-58 में की गई थी, जिस काल में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। और किसने किया था? तो विष्णु श्रीधर वासणकर ने किया था। और यहाँ पे विष्णु श्रीधर की जगह में VN बस लिख देगा, सर नेम पूरा लिखेगा। तो भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो सही उत्तर है 2003 में यूनेस्को के द्वारा किया गया था। अब हम इतिहास के एक और वर्गीकरण को पढ़ते हैं, जो मानव द्वारा प्रयुक्त किए गए औजारों के आधार पर किया जाएगा। तो हम पाते हैं कि मानव ने 3 कैटेगरीज के मटेरियल्स का यूज औजार बनाने के लिए किया। उसमें से पहला था पाषाण अर्थात पत्थर, दूसरा था तांबा और तीसरा था लोहा। पाषाण संस्कृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार के औजार उन्होंने पत्थर से बनाए, और इस काल में प्रागैतिहासिक इतिहास को शामिल किया जाता है। जब मानव एडवांस हुआ तो उसने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, तो इस संस्कृति को हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। मानव जब और एडवांस हुआ तो उसने टीन की भी खोज की और तांबे और टीन दोनों को मिलाकर बनाया कांसा, और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर आता है लोहा। तो वैदिक संस्कृति थी लौह युगीन संस्कृति। जहां ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति मध्य भारत में प्रचलित थी, वहीं दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन संस्कृति प्रचलित। अब हम देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहां पर ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति प्रचलित थी। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हमारे पास 3 राज्य हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। राजस्थान में प्रचलित थी बनास या अहाड़ संस्कृति, वहीं मध्य प्रदेश में 2 संस्कृतियां प्रचलित थी, कायथा और मालवा, और महाराष्ट्र में प्रचलित थी जोरवे संस्कृति। अब प्रारंभ करते हैं हम अहाड़ या बनास संस्कृति से। अहाड़ संस्कृति राजस्थान में स्थित है और बनास नदी के समीप होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अहाड़ संस्कृति के अंतर्गत 3 स्थल आते हैं, जिसमें पहला है अहाड़, दूसरा है बालाथल और तीसरा है हिलुंद। अहाड़ को तांबावती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिला था। तो इसे याद करने के लिए हम अहाड़ को इमेजिन करते हैं पहाड़ जैसे, वो भी तांबे का पहाड़ और फीमेल पहाड़। तो पहाड़ से याद हुआ हमें अहाड़ और तांबे के फीमेल पहाड़ अर्थात तांबावती। अब इस तांबे के पहाड़ में एक बलशाली सूमो थल से जंप करता है, तो याद हुआ हमें बालाथल। जैसे यह पहाड़ सेमी लिक्विड फॉर्म में मिट्टी के लौंदे जैसा हो जाता है, तो इससे हमें याद हुआ गेलौंद, गीला प्लस लौंद। अहाड़ से हमने याद किया पहाड़, तो यहाँ के लोग पत्थरों से बने घरों में रहते थे, और जो गेलौंद के लोग हैं वो पक्की ईंटों से बने घरों में रहते थे। और गेलौंद को इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। तो हमने माना था गेलौंद को सेमी लिक्विड फॉर्म में मिट्टी के लोग भी, तो इससे याद हो गया हमें कि पक्की ईंटों के मकान में गेलौंद के लोग रहते थे। अब MP में आते हैं हमारी 2 संस्कृति, पहली है कायथा और दूसरी है मालवा। अब हम आते हैं कायथा संस्कृति में। कायथा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें पहला है कायथा और दूसरा है एरण। इसे याद करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मध्य प्रदेश की रणभूमि में कत्था अर्थात कायथा खाकर व्यक्ति रण के लिए ललकारता है, और ये एरण वही स्थल है जहां से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं।
अब हम आते हैं मालवा संस्कृति में। मालवा संस्कृति के स्थल हैं एरन, नवदा टोली और नागदा। नवदा टोली इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह मालवा संस्कृति की सबसे विस्तृत उत्खननित स्थल है, जिसे एच.डी. सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया था। एरन, कैथा और मालवा संस्कृति में कॉमन है। नागों की हम टोली बना देंगे, इससे हमारा नागदा और नवदा टोली दोनों याद हो जाएगा। एच.डी. सांकलिया को याद करने के लिए हम तांबे का सांकल बना देते हैं और उसे टोली के सभी नागों को पहना देते हैं। अब आते हैं हम जोरवे संस्कृति में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ का प्रमुख स्थल है जोरवे, नेवासा, दयामाबाद और इनाम गांव। दयामाबाद भारत में पाए जाने वाली ताम्रपाषाणी संस्कृति में सबसे बड़ी संस्कृति है, जो 20 हेक्टेयर क्षेत्र में पाई गई है और यहाँ तांबे का रथ मिला है। और यही दयामाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर बनता है। इनाम गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ शवों को दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर सिर करके। अब हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस काल को चैल्कोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका ताम्रपाषाण काल। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और पूछा जाता है कि नवदा टोली की खुदाई किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। और ये पूछा जाता है कि मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके रखने की परंपरा कहाँ पर सामान्य थी। तो इसका सही उत्तर है इनाम गांव। अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसे याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे कि भारतीय संस्कृति में आज भी उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोया जाता है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में से उत्तरी ध्रुव हमारे सबसे नज़दीक है। हमारे शरीर में होता है ब्लड, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। चूंकि पृथ्वी के दोनों पोल एक मैग्नेट की भांति कार्य करते हैं, इसलिए हमारे ब्रेन के ब्लड में स्थित आयरन नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है और ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए भारत में उत्तर की तरफ सिर करके सोना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए भारत में सिर्फ मृत शरीर को ही उत्तर की ओर सिर करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन ताम्रपाषाण काल से ये पूछा जाता है कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। तो उसका सही उत्तर है मालवा संस्कृति। अब आते हैं हम महापाषाण काल में, जिसे बृहद पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मेगालिथिक भी कह देते हैं। मेगा का अर्थ होता है बड़ा और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। तो महापाषाण की अवधि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में उदित होती है। यहाँ पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। क्योंकि महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलानों में रहते थे। अब हम देखते हैं कि महापाषाण काल से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से किस रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका सही उत्तर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्रों के चारों ओर पत्थरों के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है संगोरा वृत्त। अब अगला क्वेश्चन महापाषाण काल की अवधि से लेकर किया जाता है। तो इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है।